और दुनिया के या देश के अलग अलग कोने से भी वर्चुअली हमारे साथ जुड़े हुए सभी नाथ पंथ से जुड़े हुए सभी योगीजन, साधक, अतिथा और शोधार्थीगण और उपस्थित भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति और विश्वविद्यालय परिवार को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपने शहर की पहचान महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी द्वारा प्रवर्तित नाथ पंथ से संबंधित इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन उच्च शिक्षा के सबसे बड़े केंद्र में आयोजित किया है और विश्वविद्यालय इसके लिए हृदय से साधुवाद का पात्र है। हमारे शिक्षण संस्थान केवल अक्षर ज्ञान तक सीमित न रहे बल्कि ज्ञान विज्ञान की औपचारिकताओं से ऊपर उठ करके अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति और अपने इतिहास बोध से भी जुड़ सके, इस दृष्टि से इस प्रकार की संगोष्ठी आज की आवश्यकता है। और इसलिए हम सब ने प्रयास किया है कि हर एक विश्वविद्यालय जहां पर भी स्थित है वह विश्वविद्यालय उसके आसपास से जुड़े हुए वहां की परंपरा, वहां की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और उन ऐतिहासिक पक्षों को अपने साथ जोड़ करके उसे आगे बढ़ा सके। और इसीलिए 2018 में हम लोगों ने गोरखपुर विश्वविद्यालय को महायोगी गोरखनाथ शोधपीठ स्वीकृत की थी और इस विश्वास के साथ शोधपीठ की स्थापना दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में स्थापित की गई कि नाथ पंथ का सर्वोच्च केंद्र गोरखपुर होने के नाते गोरखपुर विश्वविद्यालय आज की वर्तमान पीढ़ी को और भावी पीढ़ी के सामने भारत के इस आध्यात्मिक और दार्शनिक पक्ष को भी प्रस्तुत करने में अपना योगदान दे सके। अलग अलग विश्वविद्यालयों को इस प्रकार के अलग अलग कार्य दिए गए हैं। मुझे प्रसन्नता है कि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय ने इस दिशा में प्रयास प्रारंभ किया है, जिसमें आज एनसाइक्लोपीडिया और नाथ पंथ से संबंधित उसके प्रथम संस्करण का एक सार भी यहाँ पर विमोचित हुआ है। इसके लिए मैं विश्वविद्यालय परिवार को हृदय से बधाई देता हूँ और अपनी शुभकामनाएं भी देता हूँ। याद रखना कि कोई भी व्यक्ति हो या समाज या संस्था, वो अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति और अपने इतिहास को विस्मृत करके कभी किसी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। अपने परंपरा और अपनी संस्कृति की विरासत को, समृद्ध विरासत को विस्मृत करके कोई व्यक्ति त्रिशंकु की तरह झूल तो सकता है, लेकिन याद रखना त्रिशंकु का कोई लक्ष्य नहीं होता है। और हमारे शिक्षा के केंद्र, खासतौर पर विश्वविद्यालय या उच्च शिक्षा से जुड़े हुए महत्वपूर्ण केंद्र अगर त्रिशंकु बनकर के झूलते हुए दिखाई देंगे तो वह न तो लोक कल्याण के पक्ष को ही आगे बढ़ा पाएंगे और न ही समाज और व्यक्ति के जीवन में कोई व्यापक परिवर्तन करने में ही सफल हो पाएंगे। और इसलिए इस प्रकार की संगोष्ठी को, ज्ञान के आदान प्रदान की इस परंपरा को आगे बढ़ाने का जो कार्य प्रारंभ हुआ है, यह एक अच्छा प्रयास है
और मुझे इस बात पर प्रसन्नता है कि विश्वविद्यालय ने अभी कोरोना कालखंड में पिछले दिनों पूर्वांचल के विकास से संबंधित एक 3 दिवसीय संगोष्ठी यहाँ पर आयोजित की थी। काफी वह गोष्ठी सार्थक रही। राज्य सरकार ने उससे संबंधित अलग अलग कमेटियों का गठन करके मंत्रिमंडल समूह भी गठित किए हैं जो उन सभी विषयों को लेकर के विकास के कार्यों को पूर्वांचल के अलग अलग जनपदों में कैसे उसे क्रियान्वित करना है, इसको लेकर के वह कार्य भी प्रारंभ किया है। और आज 3 दिवसीय संगोष्ठी नाथ पंथ की वैश्विक प्रत्यय को लेकर के आज यहाँ पर प्रारंभ हो रही है। मुझे विश्वास है कि यह संगोष्ठी अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेगी। मैं जब नाथ पंथ की बात करता हूं तो वास्तव में सिद्ध संप्रदाय है। नाथ पंथ से जुड़े हुए योगियों सिद्धों से जुड़ी हुई कुछ बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो हम सबको इस परंपरा के साथ जोड़ने के लिए बाध्य करते हैं। मैं आपको 2 घटनाओं का भी जो हाल ही में घटित हुई घटनाएं हैं उनका यहाँ पे उल्लेख करना चाहूंगा। अभी पिछले सप्ताह की घटना है मेरे पास। मैं लखनऊ में था। पद्म पुरस्कार से सम्मानित राजस्थान की कलाकार, महिला कलाकार है, उसने मुझसे समय मांगा। उन्हें लखनऊ में एक संस्था के द्वारा सम्मानित किया गया था। तो उन्होंने समय मांगा, मेरे कार्यालय ने उन्हें समय दिया, वो आई मिलने के लिए। वो संपेरा समुदाय से है। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा कि आखिर आप लखनऊ में कैसे आए, क्या है मामला? तो उसने कहा कि देखिए मैं संपेरा समुदाय से हूं और मैं नाथ पंथ की अनुयायी हूं। तो मैं बहुत चक्का कि आखिर कैसे? उसने कहा देखिए मुझे भी इसके बारे में बहुत जानकारी नहीं क्योंकि मेरी औपचारिक शिक्षा नहीं हुई है, लेकिन मैं राजस्थान की एक विधा है, कला की एक विधा के साथ जुड़ी हुई हूं और उसको वैश्विक मंच पर मैं लेकर के गई हूं। अब तक 165 देशों की यात्रा में कर चुकी हूं और उस विधा को पुनर्जीवित करने वाली पहली कलाकार हूं जो दुनिया के सामने इस विधा को लेकर के गई है। लेकिन मेरे सामने समस्या क्या थी कि हमारा जो संपेरा समुदाय है वहां पर कन्या पैदा होते ही उसको दफना दिया जाता था। तो मुझे भी जैसे ही मैं पैदा हुई तो मेरे माँ बाप ने मुझे दफना दिया। तो मेरी मौसी को पता लगा तो मुझे खोद करके लेके आई और उसने पालना शुरू किया। जीवन खाना बदोश होने के नाते मुझे भी अपने समुदाय के साथ ही घूमना फिरना पड़ता था। लेकिन मेरे मन में बात आती थी कि जो मेरे समुदाय के लोग गाते हैं, जो नृत्य करते हैं, इसके पीछे कोई बात तो होगी। तो मैंने उस पर अपने ओर से कार्य करना प्रारंभ किया। फिर मैं उसकी तह में गई, ये कहां से आया। देखिए वो अनपढ़ है, कोई औपचारिक शिक्षा उसकी नहीं हुई, स्कूली शिक्षा नहीं हुई है। आप जानते होंगे कि ये सभी ऐसी जातियां हैं जो घुमंतु जातियां हैं, उन्हीं में से आती है। और तब मेरे मन में आया कि भाई मेरा तो जन्म नाथ पंथ से जुड़े हुए एक पंथ से है। और फिर मैंने इस विधा को आगे बढ़ाना प्रारंभ किया, इसको समृद्ध किया, इसको एक मंच दिया। शुरू में मेरा बहुत विरोध हुआ और आज जब देश मुझे भारत सरकार ने पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया और दुनिया ने मुझे जब सम्मान देना प्रारंभ किया तो आज राजस्थान में केवल मेरा संपेरा समुदाय ही नहीं बल्कि पूरा समाज आज मुझे सम्मान दे रहा है। मुझे इसके लिए संघर्षों से जूझना पड़ा, चुनौतियों से जूझना पड़ा, लेकिन आज समाज ने मेरे संघर्षों को मान्यता दी है। तो मैंने देखा वह नाथ संप्रदाय के कनिफा पंथ से, एक पंथ है कनिफा नाथ जी ने शुरू किया था, एक सिद्ध योगी थे कनिफा नाथ।
तो कनिपा नाथ जी से वो परंपरा प्रारंभ हुई, जो सौतेरों का समुदाय है और उसकी अनुयायी, उसका परिवार, उस सौतेरा परिवार था, उसमें वो महिला जन्म लेती है और आज भी अपनी बात को स्वरूप में प्रस्तुत करती है, जिसकी यानी कोई कल्पना भी नहीं करता। दूसरी घटना मेरे साथ घटित हुई, आपको याद होगा दीपावली के अवसर पर हम लोग अयोध्या जाते हैं। अयोध्या में राज्य सरकार के द्वारा विगत 4 वर्षों से दीपोत्सव का आयोजन होता है। मैं अयोध्या में था दीपावली के एक दिन पहले। मैं अचानक ब्रह्म मुहूर्त में दीपावली के दिन अयोध्या में बैठा हुआ था, तब तक अचानक मैं ध्यान में बैठा हुआ था, तब तक मेरे कानों में कुछ आवाज गूंज रही थी और आवाज ऐसी आने लग गई जैसे कोई सामने कोई बातचीत कर रहा होगा, आदित्यनाथ जी आप जो है थोड़ा हमारा भी ध्यान रख देते। अच्छा, मैं समझ नहीं पा रहा था ये कौन बोल रहा है। मैंने बाद में इस चीज को अनुभव किया कि कुछ दृश्य मेरे सामने आ रहे हैं, लेकिन वे दृश्य हिमालय के थे। तो मुझे लगा हिमालय में कोई बात जरूर हो रही है। तो मैं दीपावली के अगले, मैं उसी दिन फिर गोरखपुर आया था। गोरखपुर के कार्यक्रम के बाद दीपावली के अगले दिन मैंने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी को फोन किया। मैंने कहा भी मुझे उत्तराखंड आना है एक कार्य से, और मुझे बताइए कि बद्रीनाथ और केदारनाथ के कपाट कब बंद हो रहे हैं। उन्होंने कहा केदारनाथ जी के कपाट तो कल ही बंद होने जा रहे हैं और बद्रीनाथ के कपाट 3 दिन के बाद बंद होंगे। अगर आप आना चाहेंगे तो मैं व्यवस्था कर देता हूं। मैंने कहा वेदर की स्थिति क्या है। उन्होंने कहा देखिए आज तो वेदर ठीक है, लेकिन कल के लिए खराब बताया जा रहा है। अगर आप बना सकेंगे तो अच्छा होगा कार्यक्रम, फिर हम उसके अनुसार व्यवस्था करते हैं। तो मैंने अपना कार्यक्रम बनाया, मैं देहरादून गया, देहरादून से हम लोग केदारनाथ पहुंच गए। केदारनाथ में मैं देखना चाहता था कि आखिर क्या है, मेरे पास ये आवाज कहां से आ रही थी। ठीक है, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, जहां पर वो अपनी बात साफ तौर पे रख रहे थे। गोरखपुर में